कैरियर काउंसलिंग की नहीं, बल्कि समस्त युवाओं के लिए अध्ययन से लेकर स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता तक ले जाने के लिए सरकार हर कदम पर आपके साथ होगी, ये आश्वासन भी है और संकल्प भी। वास्तव में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मंत्र ही फलीभूत हो रहा है इस अभिनव पहल अभ्युदय में, जब सभी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन, दिग्दर्शन और पूरा सहयोग मिलेगा। ये अभी आज इसका शुभारंभ हो रहा है, लेकिन इसकी लोकप्रियता शिखर को छू रही है। 44 लाख लोगों ने अब तक पोर्टल पर जाकर रजिस्टर किया है, अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। 4 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं और चयन प्रक्रिया की पात्रता परीक्षा करने के बाद 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। शायद इतिहास में ये पहली योजना है जिसको लोगों ने खुले मन से स्वीकारा है, और ये संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, जो वास्तव में समस्या के मूल तक जाकर स्थायी समाधान खोजने की है। मैं सबसे पहले मंच पर आसीन माननीय समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री रमापति शास्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। सभी वक्ताओं से हम ये अनुरोध करेंगे कि कृपया अपना उद्बोधन संक्षिप्त रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए। मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों का नेतृत्व किया है, आज उसके अभ्युदय की व्यवस्था आपके कर कमलों से होने जा रहा है। मैं आपका, मेरे शब्द नहीं है कि मैं उस शब्द से आपका स्वागत करूं। जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को एक बार देखा है, सुना है, और उसको अंतिम पायदान पर ले जाने के लिए आपने जो योजना चलाई है, ये तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए मील का पत्थर बनेगा। उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर धर्मेश जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय वर्मा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, अभी संचालक महोदय ने बताया कि यहाँ तक पहुँच गया, 50 लाख तक लोगों ने देख लिया अब तक, और 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। ये अभ्युदय योजना उन तमाम वंचितों को जाने वाला है जिसको 70 सालों तक किसी ने अब तक पूछा नहीं था। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, उन गरीबों के, उन तमाम ऐसी व्यवस्था से वंचित रहने वालों से। मैं उनके तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आशा करता हूँ, क्योंकि हमने कई राज्यों के लोगों ने भी हम लोगों से संपर्क किया है। भारत सरकार के लोगों ने भी संपर्क किया, कितना बढ़िया योजना बनाने वाले ऐसे लोगों को लिए जो उत्तर प्रदेश से प्राथमिकता 70 साल के बाद में आगे बढ़ने वाला है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन अधिकारियों ने इसमें अपनी योगदान दिया है, मैंने जैसे सहगल जी हैं, हमारे वो कमिश्नर साहब हैं, और पुलिस विभाग के अपने लक्ष्मी सिंह जी हैं, और अन्य लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए ऐसे व्यक्तियों को टटोला है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मवाद के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं IIT कानपुर के प्रोफेसर HC वर्मा जी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। मैं देख रही हूँ उनका नाम सुनकर युवाओं के चेहरे की चमक बढ़ गई है। न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स टेक्स्ट बुक के लिए आप जाने जाते हैं, और 2020 में पद्मश्री से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर HC वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि युवाओं का मार्गदर्शन करें।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मंच पर सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, समाज कल्याण मंत्री जी हैं, धर्मेश जी हैं, तिवारी जी हैं, सभी का बहुत अभिनंदन। और इस अद्भुत अभ्युदय योजना की पूरी परिकल्पना को ग्रहण करने के लिए, उसको फिर धरातल पर उतारने के लिए आपने जो प्रयास किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत को एक इस तरह की सौगात देने जा रहा है जिसका अनुकरण शायद सभी सरकारें भविष्य के अंदर में करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ छात्रों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने जो इस अभ्युदय योजना के पहले लाभार्थी हैं। तो 2-3 बातें जरूर मैं आज संक्षेप में यहाँ से कहना चाहूंगा। ये जो कोचिंग है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हमारा देश पिछले कुछ समय से बहुत शिद्दत के साथ इस आत्मनिर्भरता के रास्ते पे बढ़ रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखें कि हम जब कोचिंग कर रहे हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें भी इस आत्मनिर्भरता की भावना को भूलना नहीं। ये नहीं सोचना है कि हमारे शिक्षक मुझे पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे, जैसा पढ़ाएंगे, हम वैसा ही सीखेंगे, हम उतना ही सीखेंगे, तो हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, फिर हम अपने उन शिक्षकों पर निर्भर हो जाएंगे। तो शिक्षक ने हमें एक दिशा दिखाई है, शिक्षक ने हमें एक छोटा सा रास्ता दिखाया है, लेकिन उस छोटे से रास्ते पर बढ़कर के और संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन करना, ये हमें करना है। तो अपनी कोचिंग लेते समय में, अपने क्लासेस लेते समय में इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। केवल वो विषय, वो इक्वेशंस, वो फॉर्मूले ही वहां तक सीमित नहीं रखना है अपने को, उसको आधार बना करके और स्वयं को विकसित करना है। क्योंकि स्वयं को विकसित करना बहुत आवश्यक है। नई सोच कब आती है? जब हम में स्वयं में अपने मस्तिष्क का हम विकास करते हैं। जो कुछ ज्ञान है किताबों के अंदर में, वही तो शिक्षक हमें पढ़ाएंगे, लेकिन जो ज्ञान किताबों में नहीं है, वो जब तक मेरे पास नहीं होगा, हम नई चीजें लेकर के नहीं आएंगे। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी अद्भुत नई योजना लेकर के आए हैं, तो इसलिए नहीं कि वो कहीं से किसी ने ट्यूशन में, यहाँ कॉलेज में अपनी डिग्री के समय में किसी किताब में से पढ़ा था, ऐसे नहीं है। तो हम एक नई सोच लेके आ सकते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं उसके हम समाधान निकाल सकते हैं। ये है आत्मनिर्भरता। और इसके लिए अपने को बहुत सारी शक्तियां अर्जित करनी है। हम परीक्षा में पास होते हैं और जिसके लिए हमने इस अभ्युदय कार्यक्रम के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उस गोल को प्राप्त करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन उसकी तैयारी के सिलसिले में हमने अपने में कितनी शक्तियां अर्जित की, वो हमारा असली पुरस्कार है। वो हमारा असली पुरस्कार है। परीक्षाओं में हम नहीं भी अगर पास हो, तो भी अगर हमने उसके लिए साल भर तैयारी की है, 2 साल तैयारी की है, और उस तैयारी के समय में हमने अगर ये अपनी दृष्टि रखी है कि हमें अपने को पावरफुल बनाना है, हमें अपने अंदर शक्तियां अर्जित करनी है, तो वो जो शक्तियां 2 साल में अर्जित होने वाली हैं, 1 साल में अर्जित होने वाली हैं, 6 महीने में अर्जित होने वाली हैं, वो मेरा असली पुरस्कार है, जो जिंदगी भर मेरा साथ देने वाला है। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अभ्युदय की योजना आपके जीवन के अंदर में परिवर्तन लेकर के आए, आपको बहुत शक्तिशाली बनाए, आपको बहुत आत्मनिर्भर बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आपके आसपास बिखरा हुआ है। मंजिल का मिलना ही सफलता नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में जो अनुभव आपको मिलते हैं वो भी बहुत बहुमूल्य होते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। मंच पर आसीन है माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी,
जो शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समाज कल्याण मंत्री जी, आदरणीय धर्मेश जी, वर्मा जी, मुख्य सचिव जी, उपस्थित सभी महानुभाव और हमारे भविष्य के नियोक्ता, भविष्य का निर्धारण करने वाले विद्यार्थीगण, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब से 2017 से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किन उपायों के माध्यम से हो, इसका निश्चय उन्होंने प्रारंभ से किया है। इसी का परिणाम है कि आज 4 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियों में भर्ती हो चुकी है। कई लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप में उद्योगों से रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। निजी क्षेत्रों की कंपनियों में भी कई लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। ऐसे अवसर पर हमारे विद्यार्थी अच्छे पठन पाठन की प्रक्रिया को निःशुल्क प्राप्त कर सकें, इसके लिए अभ्युदय योजना का जो संचालन किया गया है वो अपने आप में अनुपम उदाहरण है इस उत्तर प्रदेश का कि ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। इसमें एक समय कोरोना के संक्रमण काल में हमने देखा कि कोटा से कई हजार विद्यार्थी कोचिंग करने गए थे, महंगे दर पर कोचिंग पढ़ने गए और वहां से वो फंस गए। उनको लाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से तमाम विद्यार्थीगण ऐसे हैं जिनके पास साधन संसाधन है, वो पैसा देकर कोचिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है, उनके पास कोई उपाय नहीं रहता था और वो अपने अंतर्मन में पीड़ा और वेदना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उनके लिए ये एक अनुपम उदाहरण हुआ है और मैं समझता हूँ अभ्युदय योजना के माध्यम से जहाँ साक्षात पठन पाठन की प्रक्रिया होगी, वही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरे अच्छे एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं, जो IAS और PCS अधिकारीगण हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा वर्चुअल टीचिंग के तौर पर उनके लेक्चर्स अपलोड होंगे और उसे कहीं भी पूरे प्रदेश में फैला हुआ विद्यार्थी उनका अध्ययन करके उनको उनके दिए गए लेक्चर्स को ग्रहण करके उसका लाभ उठा सकता है। मंडल स्तर पर जो ये निःशुल्क एक प्रकार का प्रशिक्षण करने का जो कार्य योजना है, उसमें साक्षात उपलब्ध साक्षात पठन पाठन की प्रक्रिया के लिए हमारे विशेषज्ञ जहां उनको पढ़ाएंगे, वहीं उसका सीधा लाभ उनको तमाम पठन पाठन सामग्री को उपलब्ध कराने के साथ प्रारंभ होगा। व्यक्ति में आत्मविश्वास कैसे हो? कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लिखने में उनकी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इंटरव्यू में साक्षात्कार में जाकर वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर जो विश्वास जागृत होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कुंठा भाव के कारण वो उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते थे। इस कोचिंग के माध्यम से जो हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी या बड़े ऐसे लोग हैं जो विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं, उनके अपने अनुभव, उनके अपने टिप्स और उनके द्वारा बताया गया उपाय कि हम किस प्रकार से अध्ययन करें जिससे हम PCS की, IAS की, PO की, जो NDA की या विभिन्न प्रकार की नीट की परीक्षाओं को हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय बताया जाए। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सरकार की विशेषता है कि हमने वो साधन नहीं किए। जब लोग बोलते थे कि नकल एक व्यवसाय बन गया था और बोलते थे कि नकल यहाँ का विद्यार्थी नहीं करेगा तो कहाँ का करेगा, इस प्रकार के वक्तव्य सरकारी स्तर पर आ जाते थे और विद्यार्थी बेरोजगारी की दौर में गुजरता था, दूसरे प्रदेशों में या कहीं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जाता था तो अनुत्तीर्ण हो जाता था। नकल विहीन परीक्षा को प्रारंभ करने के साथ पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया गया है। आज हाई स्कूल इंटर में बच्चा पढ़ने के बाद जब इंटर्नशिप करने जाएगा तब भी उसको कुछ ना कुछ अनुतोष उसको प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ शुल्क उसको इस प्रकार का प्राप्त होगा जिससे वो अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों की संपूर्ति कर सकता है। इस प्रकार की कार्य योजना की पाठ्यक्रम के साथ हमने व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जोड़ा है।
जो सामान्य पाठ्यक्रम है उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का, उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किया गया। साथ में ही जो लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के साथ में MOU साइन हुआ और ई कंटेंट 79,000 के आसपास पूरे प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में फ्री में उपलब्ध कराया गया कि किसी के लेक्चर्स को वो कहीं भी सुन सकते हैं, निःशुल्क उसका ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की कार्य योजनाओं को सरकारी स्तर पर चलाने का काम बड़े बृहद पैमाने पर हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख विद्यार्थियों को, लाखों लाख क्या मैं कहूँ करोड़ों विद्यार्थियों को, क्योंकि मात्र 2 दिनों के अल्प अंतराल में 40 लाख से ऊपर लोगों ने इसको देखा है वेबसाइट को, और 6 लाख के आसपास आप बता रहे हैं कि लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि इसका सफलता हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए उनके भाग्य के परिवर्तन की दिशा में एक कदम होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम आपको ले चलते हैं 5 मंडलों में। जैसा कि आप जानते हैं अभ्युदय योजना सबसे पहले मंडल मुख्यालयों के सेंटर्स में शुरू होगी और बाद में जिलों तक इसका विस्तार होगा। हमारे 5 मंडलों में छात्र मौजूद हैं जो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे और अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वाराणसी। वाराणसी से कपिल दुबे अपनी बात रखेंगे। हेलो, हाँ बोले। मेरी आवाज हाँ आ रही है, आप बोले। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी युवाओं की तरफ से धन्यवाद कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जिससे हम सभी छात्र उत्साहित हैं अभ्युदय योजना से जुड़ने के लिए और उसमें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी में आगे बढ़े। आपका कोई प्रश्न है? जी मेरा एक प्रश्न है सबसे। बताएं। प्रदेश के युवाओं से जुड़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से अभ्युदय योजना से जुड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार में कैसे आया है? बहुत सुंदर प्रश्न। माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये विचार कैसे आया? कपिल जी, मैं आपको और आपके सभी मित्रों को सबसे पहले बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आप सब अभ्युदय योजना से जुड़ रहे हैं। अभ्युदय जो शब्द है बहुत सारे लोगों के मन में एक कौतूहल पैदा करेगा, लेकिन भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्यों के साथ जोड़ के देखा है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ हमारा एक दर्शन कहता है, धर्म की जो उसने व्याख्या की है वह कही है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। यानी धर्म क्या है? जो इस लोक में अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करे और इस जन्म के बाद उसकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सके। यानी जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है अभ्युदय। और इसलिए ये कोचिंग मात्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शक बनेगा। इस विश्वास के साथ हमने इस योजना को प्रारंभ किया है। ये बात हमारी नियमित रूप से बैठक चलती है, तो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस बात की चर्चा चल रही थी कि यूपीएससी का इस बार का जो परिणाम आया है उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा, वो मेरे लिए चिंताजनक था। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र कोटा में और प्रयागराज में बहुत बड़ी मात्रा में फंसे थे। लगभग
30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, ये मेरे लिए चुनौती थी। एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाना है। बहुत सारी जगह विरोध शुरू हो रहे थे। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं, उनके यहाँ से कोटा से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके घर तक पहुंचाना है, आपने देखा होगा उस समय कितना विरोध हुआ था देश के अंदर, लेकिन हमने फिर भी अपनी बसें भेजी और इसलिए तय किया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सकें तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम का योजना आगे बढ़ेंगे। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो कुछ आपके मन में है वह परिणाम अभ्युदय योजना जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और कपिल आपका भी। वाराणसी के बाद अब हम चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में सुश्री साक्षी पांडे अपनी बात कहेंगी। साक्षी पांडे बोले। जी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरे तथा प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ये शुरुआत की। मेरा एक प्रश्न है, ये जो आपने ओडीओपी की शुरुआत की है, ये गोरखपुर प्रदेश के लिए कैसे लाभकारी होगा? देखिए, ओडीओपी की जो योजना है यह मुख्य रूप से प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है, जो 2018 में हम लोगों ने प्रदेश से प्रारंभ किया था और 2020 में यूनियन बजट ने भी इसकी सराहना ही नहीं की, बल्कि इसके लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था भी की। और आज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ओडीओपी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ओडीओपी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। दूसरा, हम सब इस बारे में जान सकते हैं कि शासन अपनी नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। हम बनाते हैं, अक्सर होता है कि हम बड़े बड़े निवेश पर ध्यान देते हैं, उसके लिए नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों के अनुरूप फिर निवेश हो, उसके पीछे विकास भी होता है, रोजगार भी होता है। कृषि के बाद कोई एक सेक्टर ऐसा है जिसमें सर्वाधिक रोजगार और नौकरी की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। तो ये ओडीओपी की योजना भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसी भाव के साथ प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ के नौजवान कार्य करने के लिए आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, तो मुझे तो अच्छा लगता है जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई व्यक्ति देश में भी और दुनिया के अंदर मिल जाता है। लेकिन साथ साथ जो लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहां प्रसन्नता भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्थिति वहां पर भी बहुत बदहाल होती है। उनको देख करके मन में एक पीड़ा भी होती रही है। और कोरोना के दौरान तो हम लोगों ने देखा जब 40 लाख माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया था और उत्तर प्रदेश में उनके रहने की व्यवस्था, उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए थे। मेरा मानना है सबसे ज्यादा रोजगार हम दे सकते हैं एमएसएमई योजना के माध्यम से, तो वह सबसे अच्छा आधार उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है। और जहां तक गोरखपुर को हम लोगों ने इसके लिए चयन किया है वह है गोरखपुर का टेराकोटा। गोरखपुर में अगर आप गोरखपुर मुख्यालय से आगे बढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज के आगे गोलहरिया एक छोटा सा कस्बा है, उसी के पश्चिम में एक गांव है, छोटा सा गांव है औरंगाबाद। आज से 15 साल पहले की घटना है, मैं वहां से होके गुजर रहा था, अचानक बरसात आने लग गई
तो मैंने देखा कि वहां पे एक जगह से धुआं निकल रहा था। तो मैंने पूछा वहां के कार्यकर्ताओं से, मैंने कहा धुआं कैसे? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा कैसा मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं? तो मैंने उन लोगों के घर में देखा कि वो लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तो उसका कलर मैंने देखा, मैंने कहा ये कलर आपने किया? उन्होंने कहा नहीं, ये मिट्टी में जब हम पकाते हैं तो आग में पकाते हैं तो कलर उससे पैदा होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया कि कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। आज तो गोरखपुर में कई गांवों में ये कार्य वहां के कलाकार कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने ओडीओपी योजना में गोरखपुर के टेराकोटा का चयन किया था गोरखपुर जनपद से, लोगों ने मुझसे इस बारे में कहा था कि टेराकोटा से क्या होगा गोरखपुर का। मैंने कहा देखना, गोरखपुर का ये टेराकोटा एक दिन देश के अंदर छा जाएगा। और जब हम लोगों ने 2017 में, मुझे याद है जब हम लोगों ने गोरखपुर में अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था, तो हमें दीप जलाने के लिए मिट्टी के दीप नहीं मिले। 51,000 दीप हमें वहां जलाने थे, लेकिन 51,000 दीप भी हमें पूरे प्रदेश से एकत्र करने पड़े थे। और इस बार तो कोरोना में गोरखपुर का टेराकोटा पूरे देश के अंदर छा गया। अकेले गोरखपुर का वही कारीगर मुझे मिला यहाँ लखनऊ में दीपावली के एक दिन पहले। तो हमारे विभागीय मंत्री उन्हें लेकर के यहाँ पर मुझसे मिलाने के लिए लेके आए थे कि हम लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाई है। तो इस एग्जीबिशन में गोरखपुर का भी एक कलाकार आया है। मैंने कहा मैं आज से नहीं 15 वर्षों से जान रहा हूं इनको। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि उसने 2 दिन के अंदर 8 लाख रुपए की बिक्री की थी लखनऊ की प्रदर्शनी में। यानी मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अब चीन से नहीं बल्कि गोरखपुर का टेराकोटा का कारीगर बनाएगा। और उसकी देखा देखी प्रदेश के अंदर हर कुम्हार को इस कला के साथ आगे बढ़ने और उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने, उसकी मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग के लिए प्रदेश सरकार उसको सहयोग कर रही है। ऐसे ही हर योजना के साथ हम लोगों ने किया है। इसने प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। देखिए उत्तर प्रदेश वही है, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों की सत्ता में आने के बाद कोई स्पेशल चीजें आ गई हो या कहीं दूसरे लोग से कुछ लोग हमारे लिए कुछ अलग से कोई संसाधन कोई पैकेज भेज रहे हो। प्रदेश वही है, जमीन भी वही है, प्रशासन भी वही है, लेकिन कार्य पद्धति आपको हर एक क्षेत्र में बदलती हुई दिखाई दी होगी। आज विकास हो रहा है, जितना विकास गोरखपुर में हो रहा है उतना ही लखनऊ में भी हो रहा है, उतना ही प्रयागराज में, उतना ही वाराणसी में, उतना ही आजमगढ़ में भी, जिस आजमगढ़ का नाम लेने से लोग डरते थे। हर एक जगह विकास उसी रूप में हो रहा है, क्योंकि शासन की नियत और उसको जमीन तक पहुंचाने वाली टीम की नियत दोनों अगर साफ सुथरी हो तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं। और आज ओडीओपी योजना के माध्यम से भी हम लोगों को अपने युवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार दिलाने और अपने स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने और उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिली है। और मेरा ये मानना है कि देश के अंदर पिछले 3 वर्ष की लोकप्रिय योजनाओं में से कोई एक योजना है तो वह है ओडीओपी की योजना, जिसे यूनियन बजट में भी मान्यता दी है। और भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के आधार के रूप में किसी एक योजना को स्वीकार किया है तो वह है ओडीओपी की उत्तर प्रदेश की योजना। इसलिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद की विशिष्ट उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इस प्रकार की विशिष्ट योजनाओं के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और साक्षी आपको भी। गोरखपुर के बाद अब हम सीधे चलते हैं प्रयागराज। सुश्री शिष्या राठौर अपनी बात कहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिष्या राठौर प्रयागराज से। मुख्यमंत्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ाई में एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप तो प्रयागराज की धरती में हैं और प्रयागराज तो हम सब के लिए एक गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थली भी है। आप सब जानते हैं कि यह हमारी
धर्म की धरती भी है, ज्ञान की धरती भी है और न्याय की धरती भी है। आपने रामचरितमानस की पंक्तियां सुनी होंगी कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। व्यक्ति की सकारात्मक सोच उसकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। जीवन में व्यक्ति को सदैव सकारात्मक दिशा में पहल करनी चाहिए। परिणाम की चिंता बहुत नहीं करनी चाहिए और भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। देखिए, मैं भाग्य की बात मैं कर रहा हूं, मैं एक योगी हूं, क्योंकि लोगों की मान्यता होती है कि इस भेष में लोग ज्यादातर भाग्य में विश्वास करते हैं, लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति केवल भाग्य पे भरोसा नहीं करता है, अपने परिश्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर, लेकिन परिश्रम और पुरुषार्थ भी हमारा सकारात्मक हो, उसकी दिशा स्पष्ट हो और लोक कल्याणकारी हो, और उस दिशा में किए गए प्रयास का परिणाम भी सकारात्मक आएगा। व्यक्ति की नियमित और संयमित दिनचर्या इसका बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अक्सर बच्चे देर रात्रि तक जागते हैं और फिर सुबह बहुत देर में उनका उठने का एक क्रम बनता है। देखिए, दिनचर्या में जब भी व्यक्ति असंतुलन पैदा करेगा तो असंतुलन उसके जीवन को भी प्रभावित करेगा, उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। नियमित और संयमित दिनचर्या व्यक्ति को कठिन परिश्रम के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए, हमारा लक्ष्य केवल प्रतियोगी परीक्षा में कोई अच्छा स्थान प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने स्वयं की मानसिक स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम मानसिक रूप से उतने परिपक्व हो सकें, हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें और एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए नियमित और संयमित दिनचर्या के साथ साथ एक सकारात्मक सोच व्यक्ति को स्वतः ही उसकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और उसे लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक होगा। आप तो प्रयागराज की धरती में हैं, प्रयागराज में ढेर सारे, मैंने तो लगभग 14,000 से अधिक विद्यार्थियों को कोरोना कालखंड में वहां से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि प्रयागराज कुंभ के दौरान 2019 में मैं देखता था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र मेहनत भी करते थे, लेकिन दिन में वे लोग प्रयागराज के अंदर में उनको घूमते हुए देखता था, जब वे अलग अलग धार्मिक पंडालों में हो रहे प्रवचनों को बहुत नजदीक से निहारते थे, देखते थे, और बहुत सारे प्रतियोगी छात्र वहां पर डुबकी का भी आनंद लेते थे संगम में, और साथ साथ भंडारे का प्रसाद का भी मजा चखते थे। तो मुझे दोनों बहुत अच्छी लगती थी वहां देख करके, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रयागराज ने इस माहौल को बनाए रखने में अभी तक वहां पर कि प्रतियोगी छात्रों के लिए वह एक स्थान बन सके, इसको आज भी प्रयागराज ने बना के रखा हुआ है। मैं इसके लिए प्रयागराज के उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस प्रकार का माहौल दिया है, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि प्रयागराज माहौल हर एक जगह प्रारंभ हो सके, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और शिष्य आपको भी। और अब चलते हैं मेरठ से बात करेंगे श्री हिमांशु बंसल। हिमांशु अपनी बात करेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्ते जी। हाँ हिमांशु जी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्पश्चात मैं आपको इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए अपनी ओर से और तमाम उन छात्रों की ओर से जो इस योजना से कहीं ना कहीं लाभान्वित होने जा रहे हैं, सबकी ओर से
हमारी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं और मैंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ जहाँ पर हमेशा किसानों के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मेरा प्रश्न आपसे इस प्रकार है कि वर्तमान में सरकार किसानों के विकास के लिए, उनके हितों के लिए और उनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है? देखिए, आपने प्रश्न आपके दो प्रकार के हैं। एक तो आपको एक विश्वास है कि आप जिस फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं उसमें सफल होंगे, और इस देश से आपने इस योजना को सराहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके प्रति कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की भी आपको चिंता है, और मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे युवाओं के मन में देश के अन्नदाता किसानों के बारे में भी एक अच्छी भावना है। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर किसानों की चिंता प्रारंभ हुई, और वह चिंता जो पहले अक्सर नारों तक सीमित होती थी, भाषणों तक सीमित होती थी, उस चिंता को समाधान की ओर बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जब 2014 में आने के बाद जो उनका सबसे पहली योजना प्रारंभ हुई थी वो सॉइल हेल्थ कार्ड की जारी हुई। देखिए, हम लोग अक्सर जितने भी हम लोग हैं, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराता है। अपना कोई सप्ताह में, कोई महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में पूरा स्वास्थ्य परीक्षण कराता है। अपना शुगर की जांच कराता है, ब्लड प्रेशर की जांच कराता है, यानी हर प्रकार से अपने को फिट रखने का प्रयास करता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ दिखता है तो उससे संबंधित उपचार भी प्रारंभ कराने लगता है। लेकिन जिस धरती माता से हम उम्मीद करते हैं कि यह हमें हर वर्ष हर फसल में अच्छा उत्पन्न करके दे, उस धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में आजादी के बाद कभी चिंता नहीं हुई। हम सब आभारी होना चाहिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों की जो अमूल्य धरोहर है इस धरती माता की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उन्होंने सबसे पहली बार ये प्रेरणा हमें प्रदान की। और सॉइल हेल्थ कार्ड उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 3.25 करोड़ से अधिक किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित कर चुके हैं, और उनकी किस तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है, इन सब के बारे में उनको बाकायदा सर्टिफिकेट वितरित कर चुके हैं प्रदेश के अंदर। दूसरा, भारत जैसे देश में जहां पर बड़ी मात्रा में किसान इस बात पे निर्भर करता है कि वो मानसून पर निर्भर करता है या मौसम के उस पर फसल चक्र उसकी जुड़ी हुई है, और एक अनिश्चितता होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को उसकी फसल की गारंटी देने का कार्य किसी ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तीसरा, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी, और फिर उस पानी को भी ऐसा नहीं कि हम केवल पानी देने के बाद किसान के खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं, ये भी नहीं, बल्कि किसान को हर खेत तक पानी देने के साथ साथ हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा है, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ा है। ड्रिप इरिगेशन ये खेती की एक तकनीक है जो अधिक उत्पादन करने, यानी कम लागत में ज्यादा उत्पादन की क्षमता उस किसान के खेत से प्रारंभ हो सकता है। यह सुविधा भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाया है। और यही नहीं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पिछले 8 वर्षों से एकदम एक कोने में फेंकी हुई थी। उन्होंने इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में 24 ऐसे जीन्स के
लागत का 1.5 गुना दाम देने का कार्य भी किया। किसानों की आमदनी को दुगना करने का कार्य हुआ और पहली बार खेती किसानी को लाभकारी बनाने के लिए कृषि संबंधी वे कानून भी पास कराए गए, जिसको लेकर के जो लोग नहीं चाहते कि देश के किसानों का हित हो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों के जीवन में भी खुशहाली हो, जो नहीं चाहते कि खेती किसानी की लागत कम हो लेकिन उत्पादन बढ़े और किसान खुशहाल हो, उन लोगों के द्वारा भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ है। और उस भ्रम का परिणाम स्वरूप कुछ जगह भले ही आंदोलन हो रहा है, लेकिन सामान्यतः देश के किसानों ने तीनों कृषि संबंधी कानून को बहुत अच्छे और सकारात्मक भाव के साथ लिया है। आप उसका परिणाम देख सकते हैं। जैसे मंडी शुल्क, उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2.5% मंडी शुल्क लेते थे, लेकिन आज के दिन पर जब मंडी शुल्क मंडी के बाहर समाप्त हुआ, पहले होता क्या था, मंडी समिति के लोग कहीं भी कोई किसान या कोई व्यापारी चाहता था, मंडी के बाहर भी कोई बिक्री करता था, वे पहुंच जाते थे और उस संपत्ति को जब्त कर लेते थे, किसान के उस खाद्यान्न को जब्त करते थे, उससे जबरदस्ती मंडी शुल्क वसूल करते थे। नए कानून के तहत अब मंडी शुल्क पूरी तरह समाप्त तो हो गया, मंडी के बाहर कोई भी मंडी शुल्क नहीं ले सकता है। और मंडी के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए हम लोगों को मंडी शुल्क को 1% तक लाना पड़ा। आज 1% मंडी शुल्क है उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिर किसानों के हित में है, ये किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाला है। साथ साथ इससे कॉमन मैन को भी काफी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि अगर जितने भी टैक्सेस कम होंगे तो उसका लाभ अंततः किसान को प्राप्त होना है। तो इसी यानी मंडी की उससे दूसरा, किसान पहले होता था कि मेरठ का किसान केवल मेरठ के अंदर ही बिक्री करेगा, मंडी के अपने कमांड एरिया थे। अब नए कानून ने किसान को पूरे देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी बाधा के पहुंचाने और उसको वहां पर उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी भी दी है। वह कहीं भी जाकर के, अगर मेरठ के किसान को ज्यादा दाम दिल्ली की मार्केट में मिल रहा है तो दिल्ली के मार्केट में जाकर के अपने उत्पाद को बेच सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई बाधा बीच में नहीं होगी, ना बॉर्डर होगा, ना किसी प्रकार की कोई सीमा उसके लिए होगी। तो किसान के लिए पहली बार वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और ये किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनने वाला है। इसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो भी बड़ी जोत है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप आएंगे तो बहुत छोटी छोटी जोत के किसान हैं और सभी लोग खेती किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इन सभी किसानों को अलग अलग कार्यों के साथ कॉन्टेक्ट फार्मिंग की तरफ ले जाने का प्रयास हुआ, मालिक को या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होना है। भाई मैं और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता होना है तो दोनों की सहमति से होगा, एक तरफा नहीं हो सकता है। किसान की खेती को कोई ले नहीं सकता है, यह अधिकार हमेशा किसान के सामने सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसके नाम पर जिस प्रकार का भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ कि किसान की खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर ले लिया जाएगा, इस प्रकार की भ्रम की स्थिति से मुक्त करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति खेती के साथ ही ना जुड़े, कुछ लोग डेयरी के साथ जुड़ सकते हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग के साथ जा सकता है, कोई व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में काम कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से मुनाफा को फिर एक साथ एफपीओस के माध्यम से उस मुनाफे को उन लोगों तक अगर पहुंचा देंगे तो कई, यानी व्यक्ति के जीवन में कई क्षेत्र खुलेंगे इनकम के। उस इनकम के स्रोत को भी खोलने का एक माध्यम केंद्र और प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के अंदर खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया। कृषि विज्ञान केंद्र हर एक जनपद में हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जोड़ने, कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के साथ जोड़ने, उन्हें नई तकनीक, नया बीज और फिर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है। मंडियों को भी हम लोगों ने तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये सभी इसलिए कि जिससे किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करके हम उन्हें कम मेहनत में ज्यादा लाभ दे सकें, अच्छी सुविधा दे सकें। गन्ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे, गन्ना किसान पहले गन्ने की पर्ची के लिए दौड़ धूप करता था। आज गन्ने की पर्ची के लिए उसे कहीं नहीं जाना है। आज उसके स्मार्टफोन पे ही
हम लोग सीधे उसके पास उसको भेजते हैं कि भाई आपको इतना कुंटल गन्ना, पानी, चीनी मिल तक पहुंचाना है। सारी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई। तकनीक का जीवन में बहुत लाभ हुआ है और किसानों को हम उसी के साथ, तकनीक के साथ जोड़ने के साथ साथ एक प्रयास ये भी है कि किसान तकनीक के साथ जुड़ने के साथ साथ किसान को हम आधुनिक सुविधा का लाभ भी दे सकें और कम लागत से अधिक उत्पादन की ओर ले जा सकें, जो किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बनेगा। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जो प्रगतिशील किसान है वो तो व्यापक रूप से जागरूक है और उसने इन चीजों को देखा है। दूसरा, खेती के विविधीकरण की तरफ जाना। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने 10 दिन पहले झांसी की एक घटना का जिक्र किया था, जिसमें वहां पे एक बालिका ने अपने घर की छत पर स्ट्रॉबेरी के उत्पादन की एक नई व्यवस्था वहां प्रारंभ की है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी है। आप इस बात को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, मेरे पास वो परिवार आया था क्योंकि उससे पहले 1 महीने पहले मैंने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ किया था झांसी में। एक सामान्य किसान जब धान और गेहूं का उत्पादन करता है अपने खेत में, तो पर एकड़ उसका जो उत्पादन होता है उसको धान और गेहूं में एक वर्ष में वो 25 से 30 हजार रुपए पर एकड़ इनकम उसकी आ सकती है। लेकिन वही अगर गन्ने में आप देखेंगे तो इनकम 50 हजार तक पहुंचती है। लेकिन स्ट्रॉबेरी में इस परिवार ने झांसी में एक वर्ष में 36 लाख का मुनाफा कमाया है। अगर कोई भी किसान खेती के विविधीकरण की दिशा में इस प्रकार का सार्थक प्रयास करता है, जो सरकार का प्रयास है कि इस दिशा में हर एक किसान प्रयास करें, तो वह किसान खुशहाल होगा कि जो 1 एकड़ में 36 लाख कमा रहा है, या वह खुशहाल होगा जो 1 एकड़ में 25 हजार रुपया कमा रहा है। 25 लाख और 36 लाख में बहुत 25 हजार और 36 लाख में बहुत अंतर है। और मुझे लगता है इस अंतर को हमें अपने अन्नदाता किसानों को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। और जिस दिन वो समझेगा उस दिन वो आंदोलन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के जीवन में कितना व्यापक परिवर्तन किया है। और मुझे लगता है कि गुमराह करने वाले तत्व हर अच्छे कार्य के लिए गुमराह करते हैं। उस प्रकार की नकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाज में विस्फोमन करने का कार्य करते हैं। हमें एक सकारात्मक पहल करके उन्हें सही दिशा देनी पड़ेगी कि वास्तव में उनकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, और केंद्र और प्रदेश सरकार इसी सकारात्मक दिशा में प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हिमांशु आपको भी। और अब अंत में बारी है लखनऊ की। यहाँ पर उपस्थित सुश्री प्रियांशी मिश्रा अपनी बात कहें। नमस्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद आपकी इस अभ्युदय योजना के लिए हम सभी छात्रों की ओर से। मुझे आपसे पूछना है, कोरोना जैसी इस महामारी में उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को पूरे देश विदेश में क्यों सराहा गया? देखिए, टीम वर्क, जब भी हमने हमारे उत्तर प्रदेश के सामने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी एक चुनौती थी, और चुनौती कई कारणों से थी। एक 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश, बहुत बड़ी आबादी का प्रदेश है। दूसरा, ये मान्यता है कि उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, इसलिए हर व्यक्ति चिंता करता था। मुझे याद है 22 मार्च को, जब 2020 में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का दिन था, उस दिन जब सायंकालीन सत्र में पूरे देश के अंदर थाली बजाने का कार्यक्रम था, थाली बजाने की घटना की तत्काल बाद मेरे पास 2 फोन आए थे, एक आदरणीय राष्ट्रपति जी का और दूसरा आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का। और दोनों महानुभावों ने मुझसे इसी बात के लिए चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, योगी जी कोरोना आ गया है, हम चिंतित हैं यूपी से, यूपी की जनता कैसे बचेगी, क्योंकि ये तो महामारी है, संक्रमण बहुत तीव्र है। और मैंने उस समय उनको आश्वस्त किया था इस बात को लेकर के हम उत्तर प्रदेश को संभाल लेंगे। उन्होंने कहा, कैसे संभालेंगे? पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, दूसरा इतनी घनी आबादी है, बहुत सारे कारण हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए कठिन होंगे। लेकिन
हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया, हम मजबूती से लड़ते रहे और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उन सभी कारकों को जो कोरोना के संक्रमण के लिए उत्तरदायी थे उन सबको ढूंढा, उसके बाद उसके निवारण के लिए उस प्रकार के उपाय किए। हमने मंत्रिमंडल की एक टीम गठित की जो पॉलिसी तय करती थी, नीति तय करती थी। फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम थी जिनके साथ नियमित रूप से मेरा बैठना होता था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन हम लोगों की बैठक ना होती हो। हम लोग नियमित रूप से बैठते रहे और नियमित रूप से बैठक करके हम लोग तय करते थे कि कहां पे क्या क्या होता था। मैं स्वयं इसकी समीक्षा करता था। प्रातःकालीन सत्र में मैं अपने वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ यहाँ बैठता था, हर एक विभाग की समीक्षा करता था और सायंकालीन सत्र में जनपद से मैं संवाद करता था स्वयं ही। दोनों प्रकार से दोनों टीमें काम करती थी और फिर इसमें हम लोगों ने व्यापक पैमाने पे कार्य करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जब पहला कोरोना का पहला केस आया था आगरा में, फिर नोएडा में, उस समय हमारे पास टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं। हम दिल्ली में टेस्ट कराने के लिए भेजे। हमने 0 से 2 लाख तक कोरोना टेस्ट पहुंचाया। आज हम 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर कर सकते हैं। हमारे पास बेड्स नहीं थे और 36 जिले, 75 में से 36 जिले ऐसे थे जहां आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, यानी एक भी वेंटिलेटर नहीं था। हम लोगों ने दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर एक जिले में आईसीयू बेड्स बढ़ाए, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए। हम लोगों ने हर एक जिले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए। हर एक जिले में अलग अलग टीमें बनाई गई। जैसे टीम 11 यहाँ राज्य स्तर पर हमारे पास थी। चीफ सेक्रेटरी थे, डीजीपी थे, एसीएस होम थे, एसीएस हेल्थ थे। अलग अलग विभागों के अलग अलग लोगों को लेकर 11 लोगों की टीम मैंने यहाँ बना दी। ऐसे ही जिलों में भी टीम बन गई। हर एक स्तर पर अधिकारी कार्य करता हुआ दिखाई दिया और हम लोगों ने हर एक स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को करना, टेस्टिंग को बढ़ाना, ये लगातार चलता रहा। लेकिन मेरा यह मानना है कि बिना धैर्य खोए, विपत्ति में उसका जो सबसे बड़ा मित्र होता है उसका धैर्य होता है। तो बिना धैर्य खोए हुए हम लोगों ने टीम भावना से जो प्रदेश के अंदर काम किया और प्रदेश की जनता ने जो समर्थन किया सरकार का, और इसमें जो सबसे बड़ा संबल था प्रधानमंत्री जी का था, जो इस पूरी योजना में हम लोगों को सहयोग करते थे, मार्गदर्शन करते थे। उसका परिणाम था कि इतनी बड़ी आबादी हुए राज्य को हम लोग कोविड-19 से बचाने में, और अगर देखेंगे तो देश के अंदर जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके यहाँ बड़ी खराब स्थिति हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहा, सुरक्षित है बेहतर तरीके से। यानी आज जो कोविड के जो आज की जो मेरे पास आए थे, यानी जिस दौरान लॉकडाउन था, लॉकडाउन समाप्त होने के दिन जो स्थिति थी उस समय तक संक्रमण उतना तीव्र नहीं था। वह स्थिति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में है। यानी उत्तर प्रदेश एक सेफ जोन में है, पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है। सारी गतिविधियां हमारी खुल चुकी हैं। अब हमारे स्कूल भी खुल चुके हैं। 1 मार्च से हमारा प्रयास है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी हम प्रारंभ कर देंगे। जन सहभागिता यानी जनता का सहयोग, जनता का समर्थन और टीम भावना के साथ प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं उसके साथ बनाई गई रणनीति, बेहतर समन्वय, अंतर विभागीय जो समन्वय था, एक दूसरे के साथ जुड़ करके जो परिणाम सामने आए हैं वह कोरोना के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि ये काम हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्यों के साथ भी और अन्य सामुदायिक कार्यों के साथ भी करके दिखा सकते हैं। माननीय एक और छात्रा आपसे कुछ कहना चाहती हैं, अनामिका सिंह, अपनी बात करें। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते जी। सर, मेरा सवाल ये है कि आप पूरे समय व्यस्त रहते हुए भी जन सामान्य के लिए कैसे सोचते हैं? देखिए, आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। जब लक्ष्य ही लोक कल्याण हो तो व्यक्ति की सोच मैंने शुरू में कही,
कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। हम लोगों ने अपना दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रखा है और दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि हमें वे सभी माध्यम ढूंढ निकालने हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के मार्ग में बाधक हैं। उन सभी को हम समाधान की तरफ लेकर के जाएंगे। हमारी व्यस्त दिनचर्या है, वहां पर हम लोग केवल उस कार्य से ही में ही रह करके उसी में उलझ करके नहीं रह जाते हैं। हमारे लिए हर एक घटना एक सबक भी होती है। याद रखना, कोई घटना कहीं घटित होती है तो उस घटना के समाधान का रास्ता निकालने के साथ साथ वह हमें एक सबक भी देता है। और मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि हम ठोकर खाने का इंतजार न करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि अगर बगल से सामने से आने वाले व्यक्ति को ठोकर लग रही है और उसका पैर चोटिल हो रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह स्वयं भी ठोकर खाने से बचे, उससे सबक सीखें। व्यस्तता हम लोगों को कुछ नए अनुभव भी कराती है हर एक घटना से। मैं आज इस समय आपके साथ संवाद बना रहा हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न इसके साथ ही घूम रहे हैं कि आप जैसे तमाम युवाओं के मन में प्रदेश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, प्रदेश के भविष्य के बारे में आखिर कौन कौन से प्रश्न हैं, और फिर स्वतः ही उस समस्या का समाधान का रास्ता भी उसके माध्यम से निकलता हुआ दिखाई देता है। इस व्यस्त दिनचर्या से ही रास्ता निकलेगा और उसी व्यस्त दिनचर्या के माध्यम से हम लोग अभ्युदय जैसी योजनाओं को भी निकालने में सफल होते हैं। ये उसका माध्यम है और मुझे विश्वास होगा कि ये सभी योजनाएं आप लोगों के लिए लाभकारी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित संवाद के लिए। आपने जानकारी के साथ साथ बहुमूल्य जीवन के सूत्र भी दिए और संस्कार भी। अभ्युदय योजना ने निश्चित रूप से युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं, जिससे वो नई उड़ान पर बढ़ने का साहस करें और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने में अपना योगदान दें। अब मैं देश प्रदेश के युवाओं के लिए नया सवेरा लाने वाले और उनके सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त कर उन्हें स्वावलंबी बनाकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। अभ्युदय योजना के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी, प्रदेश के हमारे मुख्य सचिव C.R.K. तिवारी जी, अभ्युदय योजना से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस अभिनव योजना के साथ जुड़े हुए हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, प्राध्यापकगण और इस योजना के प्रति आकर्षित होकर के आए हुए अपने प्रदेश के सभी युवा प्रतिभाशाली हमारे प्रदेश के भविष्य की कमान को आगे बढ़ाने वाले मेरे युवा साथियों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अभ्युदय योजना के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, ये सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की प्रदेश सरकार की एक अभिनव योजना है
जो प्रदेश के युवाओं के लिए समर्पित है, और इसे आप सबको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि कल से ये क्लासेस प्रदेश के अंदर प्रारंभ होंगी। इसमें दोनों प्रकार की क्लासेस प्रारंभ होंगी। एक जिनका एक संक्षिप्त टेस्ट करके जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें फिजिकली अलग अलग कमिश्नरी मुख्यालय में क्लास अटेंड करने का अवसर प्राप्त होगा, और जो कि सीमित संख्या की हमारी कुछ दिन पहले इसका परिणाम देखेंगे, इसके बाद फिर इसका भी दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शेष को हमें सुविधा देंगे कि वर्चुअली इस अभियान के साथ जुड़ सके। तो ये दोनों प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का एक प्रयास है, और इसलिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ प्रदेश के अपने युवाओं को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अपने प्रदेश के युवाओं से 2-3 बातें कहनी है, और वह आपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां सुनी होंगी कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और मुझे लगता है कि यह आप सबको भी अपने जीवन में गांठ बना करके रखनी होगी। लक्ष्य बड़ा करके रखो, चलो, और शुरुआत अच्छी से करो। जिस भी फील्ड में जाना हो, शुरुआत में ही तय करो कि नहीं, हम जो करेंगे उसकी बुनियाद मजबूत इतनी कर लो कि वो बुनियाद आपको एक ताकत देती रहे। हम लोगों ने अभ्युदय योजना के पीछे का भी यही भाव रखा है। मैंने जो शुरुआत में आपको कहा, अभ्युदय योजना के पीछे मेरे सामने बहुत स्पष्ट स्थिति थी। मैंने कोरोना कालखंड के दौरान इस बात को देखा, उस पीड़ा को, भावुकों की पीड़ा को भी देखा था, और तड़पते हुए उन युवाओं की पीड़ा को भी देखा था जो कोटा में फंसे हुए थे। उनके ट्वीट और उनके द्वारा वहां से जिस प्रकार की छटपटाहट भरी, ऐसे लगता था जैसे पिंजड़े में बंद कोई पक्षी वहां छटपटाहट मचा रही हो। उन स्थितियों में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था, और मैंने एक साथ यहाँ पर अपने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा भी यहाँ से परिवहन निगम की बसेज भेजो। उस समय हमें राजस्थान सरकार ने बसेज नहीं उपलब्ध करवाई, लेकिन हमने यहाँ से बसेज भेजी, और उन सभी बच्चों को सुरक्षित लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और फिर हम लोगों ने इस बारे में कहा कि अगर ये सुविधा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाएं, तो आखिर उसके कुछ तो परिणाम आएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास उस प्रकार के योग्य लोग ना हो। आखिर अच्छी फैकल्टी हर जगह उपलब्ध हो सकती है, लेकिन हमने इसमें कुछ अलग करके दिखाया है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही जिन्होंने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी में पहुंच करके सफलता का परचम पहनाया है, उन लोगों को भी हमने इसके साथ जोड़ा है। अपने सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस और इस फील्ड के जितने भी हमारे वरिष्ठ जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं, उनको लेने के साथ ही मेडिकल के और आईआईटी के क्षेत्र में या एनडीए और सीडीएस की परीक्षा के लिए भी जो अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं, इन सब के इस क्षेत्र में जिन लोगों ने भी कार्य किया है, इन लोगों को भी इसके साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शुरुआत अच्छी हुई है, तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। और मैं आने वाले समय में देखूंगा कि आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश छाया हुआ दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश का युवा छाया हुआ दिखाई देगा। यह एक विश्वास के साथ
सकता हूं। लेकिन मैं इस बारे में अपने उन होनहार अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया। मैंने भी बहुत सारे लोगों से कहा, मैं अक्सर बोलता हूं अपने अधिकारियों से कि आप कोई अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ आईएएस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, आईपीएस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, विगत वर्ष हम लोग नहीं करा पाए थे कोरोना के कारण, लेकिन इससे पहले जब कार्यक्रम होते थे तो मैं उनसे एक बात कहता था कि आयोजन केवल आप लोगों का जमावड़ा मात्र न बनने पाए, हर एक फील्ड में कार्य करने वाले अधिकारी के पास कुछ न कुछ नया करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जो भी आप अच्छा किए हैं, अगर किसी एक जनपद में किसी ने अच्छा किया है तो हो सकता है कि प्रदेश के सभी जनपदों में वो अच्छा हो सकता है। आप उसके बारे में अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करिए, एक छोटी सी उसकी बना दीजिए, उसको जो है तो उसका 2-3 मिनट का एक उसका प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और उसको वहां पे प्रस्तुत करिए। बताइए आपने क्या अच्छा किया है। या अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर उसमें से 3 ऐसे प्रेजेंटेशन प्रस्तुत हो जो मेरे सामने भी प्रस्तुत हो सके, जिसको हम फिर प्रदेश के अंदर लागू कर सकें। ऐसे हुआ भी है। आप देख रहे होंगे आज बेसिक शिक्षा की स्कूलों में कुछ व्यापक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यापक परिवर्तन का आधार क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प। और ऑपरेशन कायाकल्प के पीछे की सोच किसकी थी? हमारी एक आईएएस अधिकारी की थी, जो मेरे कार्यालय में विशेष सचिव के रूप में थे, लेकिन एक जिलाधिकारी के रूप में जब वह फील्ड में कार्यरत थे, उस समय उन्होंने कुछ विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की योजना को जन सहभागिता के माध्यम से लागू किया। उनका प्रेजेंटेशन हमें अच्छा लगा। आज प्रदेश के अंदर 90,000 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन करके रखा है। और उसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में भी लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है कि हाँ, हम लोग इसके माध्यम से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यही स्थिति प्रदेश के अंदर भी थी कि आखिर यूपीएससी की परीक्षाओं में यूपी क्यों पिछड़ रहा है? उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मैं तो इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश तो प्रतिभाओं की धरती है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यहां पर है। फिर यहां पर कैसे हमारे प्रतिभाशाली युवा पिछड़ कैसे जा रहे हैं? कोई बात तो होगी। तो मैंने सभी अधिकारियों से इस बारे में कहा कि भाई इस फील्ड के बारे में तो सोचा जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने भी चिंता व्यक्त की थी कि यूपीएससी के उसमें केवल 80 छात्र यूपी के आए थे, क्या होगा यूपी का? और फिर मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में कहा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, पहले 2 प्रेजेंटेशन मेरे सामने आए थे, एक आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने और दूसरा मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार ने। इन 2 अधिकारियों ने अपने 2 प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए और उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर हम लोगों ने फिर इस अभ्युदय योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। आज ये दोनों प्रतिभाशाली अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो टीम हमने प्रदेश के अंदर बनाई है पूरे कार्यक्रम की देखभाल करने के लिए, इस टीम में दोनों अधिकारी मौजूद हैं जिनकी देखरेख में इसका पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है, जो फिजिकली भी और वर्चुअली भी इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और अभी से इन्होंने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। मेरा कहना है कि हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ करने की संभावना हमेशा रहती है। अच्छा, कुछ भी अच्छा और भी अच्छा किया जा सकता है उसमें, और उसको और भी अच्छा करने की दिशा में एक प्रयास है। ये जितने युवा यहां पर हैं या जितने आज मुझसे जुड़े हुए हैं, कितना गैप है। अभ्युदय योजना है क्या? 50 लाख लोगों ने अब तक इसको लाइक किया है, यानी यूपी के 50 लाख यूथ इसके साथ सीधे जुड़ रहे हैं। और जो यहाँ पे अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, इसमें 5 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हो रहे हैं। 50,000 को सिलेक्शन पहले चरण में किया गया है, लेकिन जो शेष हैं वे अपने को उपेक्षित महसूस न करें, उनकी भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। पहले वर्चुअली और बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो फिजिकली, ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं। आप अनुभव कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर
कोई जिला ऐसा नहीं जहां हमारे पास विश्वविद्यालय न हो, महाविद्यालय न हो, इंजीनियरिंग का कॉलेज न हो या कोई अन्य अच्छा संस्थान न हो। लेकिन जो अच्छे संस्थान हमारे पास मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अक्सर होता क्या, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग ही नहीं करते। हमारे पास इंटर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके पास अपनी लैब है, लेकिन सॉइल हेल्थ के लिए हम लोग एक नया कमरा ढूंढते हैं, कहीं एक नया कमरा मिलेगा, वहां पे हम लोग सॉइल हेल्थ का जांच कराएंगे किसानों का। आखिर इन संस्थाओं की लैब को अपग्रेड करके इसका भी उपयोग इसके लिए किया जा सकता था, कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। अपने छात्रों को भी इसमें हम पारंगत कर सकते थे, हमने प्रयास नहीं किया। और जब मेरे सामने बात आएगी कि कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो हमने कहा देखिए पहले तो हम अभी पहले चरण में, जो कि योजना अभी प्रारंभ हो रही है, तो पहले चरण में हम लोग इसको केवल 18 कमिश्नरी मुख्यालय में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब योजना प्रारंभ हो तो फिर उसको हमें सस्टेनेबल करना है, एकदम सतत रूप से आगे बढ़ाना है, वह निरंतरता उसमें बनी रहे, वह आगे निरंतर चलती रहे, इस दिशा में एक प्रयास होना चाहिए। तो पहले चरण में 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में हम इसे प्रारंभ करेंगे और फिर इसके परिणाम देख करके, ये प्रारंभ हो गया इसका मतलब ये नहीं कि प्रारंभ है, जिनका एडमिशन हो गया है तो वही फाइनल है। ये समय समय पे इसमें वीकली है या इसमें मंथली है, इसमें टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के आधार पर फिर स्क्रीनिंग भी होती रहेगी, नए लोगों का जुड़ाव भी इसके साथ होता रहेगा, ये चीजें इसके साथ एक निरंतर प्रक्रिया के साथ जुड़ता रहेगा। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना है, कि हम प्रयास करें कि हमें अभ्युदय एक योजना प्रारंभ करनी है बच्चों के मार्गदर्शन करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो इसके लिए हम लोग पहले तैयारी करेंगे, फिर उसमें EFC में जाएगा, फिर बिल्डिंग बनेगा, फिर 6 साल उसमें लग जाएंगे, तब तक सभी लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे साहब अब तो बंद हो गई, ऐसा बंद हो, यही होता है अक्सर शासन की योजनाओं में, यही सुनने देखने को मिलता था। हमने कहा भी कुछ नहीं, कोई EPC नहीं होना है, कोई नया नहीं करना है, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां विश्वविद्यालय है विश्वविद्यालय, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां मेडिकल कॉलेज है वहां मेडिकल कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेजेस हैं, अच्छे संस्थान जहां भी हैं, मंडलायुक्त को हर कमिश्नरी के अंदर उसका नोडल अधिकारी तैनात बना करके, और उनसे कहा गया कि उनकी अध्यक्षता में एक टीम होगी जिसमें हर फील्ड के विशेषज्ञ होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देखना है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो भी सरकारी संस्थान है, गैर सरकारी संस्थान है, उन्हें लेकर के कार्य दिवस के समय को छोड़ करके प्रातः और सायकालीन सत्र में इसका बेहतर उपयोग करते हुए, उस समय का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोग इन क्लासेस को प्रारंभ करेंगे। देखना होगा, तकनीक के साथ इसे जोड़ना होगा, क्योंकि फिजिकली 50 बच्चे 100 बच्चे एक क्लास में आ पाएंगे, लेकिन अगर हम उसे वर्चुअली जोड़ेंगे तो लाखों बच्चे यानी 1 करोड़ तक युवाओं को उसके साथ जोड़ने का प्रयास, हमारा प्रयास है। 1 करोड़ बच्चे एक क्लास के साथ एक समय में जुड़ सकेंगे। एक बड़ा अभियान, बड़े लक्ष्य को लेकर के हम बढ़े हैं, चले हैं, और ये अभ्युदय योजना उसी का एक हिस्सा है। देखिए, आप लोग इस बात को मान करके चले कि अभ्युदय योजना ये केवल एक कोचिंग संस्थान नहीं है, ये जीवन निर्माण की एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत, यूपी के युवाओं के लिए एक नई शुरुआत। आप देखेंगे इसको देश के अंदर, इसको भी हम बॉडी ओपी की तर्ज पर एक लोकप्रिय योजना बना देंगे, और हर एक राज्य सरकार इसके पीछे भागेगी आने वाले समय में। हर एक जगह से लोग देखेंगे इस योजना के साथ युवा जुड़ते हुए जाएंगे। अच्छी फैकल्टी इसके साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने किया है। आज प्रोफेसर SC वर्मा जी स्वयं यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हैं भी, और इस प्रकार की अनेक प्रतिभाशाली जो फैकल्टीज हैं वह हमारे साथ जुड़ी हैं, जुड़ रही हैं, उनको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक को हम जोड़ रहे हैं। हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम आने वाले समय में इसके साथ जोड़ेंगे। शुरुआत में कुछ ही परीक्षाएं होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके इसके दायरे को बढ़ाएंगे, और हर एक फील्ड के युवाओं के लिए यह एक मार्गदर्शक के रूप में अभ्युदय योजना बनेगी। उसका आज शुभारंभ है।
मुझे आप सबको एक बात और कहनी है। देखिए, भारतीय मनीषा ने ज्ञान को प्राप्त करने की सभी दिशाओं को सदैव बनाए रखने के लिए हम सबका आह्वान किया है। आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत, इसके पीछे का भाव ही यही है। हम अपने मस्तिष्क को सदैव खुला रखें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको अंगीकार करने के लिए, और उसको प्राप्त करने की दिशा में एक योजक के रूप में यही अधिकारी है। देखिए, हमारे पास दोनों लोग हैं। कोचिंग जो सेंटर चलते होंगे उसमें आपको अच्छी फैकल्टी मिल जाती होगी, लेकिन हमने तो दोनों दे दिए हैं। एक गाइड भी दे दिया है, लेकिन साथ साथ उस चोटी पर चढ़ करके सफलतापूर्वक वापस आने वाले भी जो अधिकारी हैं, हमारा जो आईएएस है, हमारा आईपीएस है, हमारा आईएफएस है, हमारा पीसीएस अधिकारी है, या मेडिकल के फील्ड में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, जो नीट की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, जेई आईआईटी जेई के बारे में, एनडीए या सीडीएस के बारे में जिनको भी जानकारी लेना हो, अभ्युदय उसका एक बेहतर मंच बनेगा। और समय के अनुरूप यह भी अपने विस्तार के साथ साथ इसमें क्या क्या प्रसंस्करण होने हैं, क्या क्या इसमें पुरस्कृत किस रूप में इसको करना है, इस समाधान को भी ये निरंतरता प्रदान करने का कार्य करेगा। राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और यही कारण है कि कभी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के परिणाम किस रूप में आते थे हर व्यक्ति जान सकता है। क्या स्थिति आती है, युवाओं ने किस प्रकार की आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पिछले 4 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा, पूरी पारदर्शी तरीके से इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, और पारदर्शी तरीके से 4 लाख युवाओं को अब तक हम प्रदेश में नौकरी दे चुके हैं। 4 लाख नौजवानों को कोई नहीं कह सकता कि एक भी नौकरी के नाम पर किसी ने सिफारिश की होगी या किसी ने कहीं से कोई सिफारिश करवाया करने का दुस्साहस भी किया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, और ये इसलिए जिससे अच्छे और दक्ष लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो जनता को भी अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से देने में सफल होंगे। और ये अभ्युदय योजना उसी का हिस्सा है, उसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। कल बसंत पंचमी का दिन है, और बसंत पंचमी के दिन जिनका सिलेक्शन हुआ है पहले चरण में, वे सभी इस योजना के साथ जाकर के अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। पहली फिजिकल भी और वर्चुअल क्लास भी कल हर एक संस्थान में, अभ्युदय के हर एक संस्थान में पहले दिन ये कार्य योजना के लिए पहले दिन की कार्य योजना बनाना चाहिए। जिनको फिजिकली वहां अटेंड करना होगा वे लोग वहां जाएंगे, शेष वर्चुअली जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए जिससे हम बेहतर तरीके से इसे आगे बढ़ा सकेंगे। और फिर इसमें आगे क्या कुछ होना है, हमारे प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव समाज कल्याण और भी अन्य अधिकारी शासन स्तर पर, कार्मिक के प्रमुख सचिव, ये सभी लोग यहाँ पर इसकी निरंतर समीक्षा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और कमिश्नरी स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता की जो कमेटी है, इस कमेटी के द्वारा उस मुख्यालय के जो जिलाधिकारी होंगे, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी होंगे, या उस फील्ड में कार्य करने वाले जितने भी हमारे युवा अधिकारी हैं, इन लोगों को लेकर के, अच्छी फैकल्टी को लेकर के वहां पर इनके अपने कार्यक्रम उस रूप में आगे बढ़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के युवाओं के लिए हम कुछ नया कर पा रहे हैं। यह अभ्युदय योजना अपने प्रदेश की युवा ऊर्जा को समर्पित है, और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ लेकर के आप लोग प्रदेश का, हमारा युवा देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाएगा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं अभ्युदय योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को हृदय से मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी
अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब हिम्मत हारे बगैर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी होकर के आपकी प्रतिभा को एक मंच देने का कार्य ही नहीं करेगी, बल्कि एक योग्य योजक के रूप में हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण देश और दुनिया की जो सबसे अच्छी फैकल्टी होगी, वह अच्छी से अच्छी फैकल्टी इसके साथ आपके साथ जुड़ करके आपके मार्गदर्शन के लिए तत्परता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ अभ्युदय योजना के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अभ्युदय योजना युवाओं के सर्वांगीण विकास का प्रारंभ है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अंत में मैं मंडलायुक्त श्री रंजन कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी जो विजन है कि यहाँ के युवा एक नई शुरुआत हो, उनकी जिंदगी में एक दिशा नई मिले, उसके तहत एक बहुत ही पॉपुलर और बच्चों में बहुत उत्साह है। मैंने सभी बच्चों से बात भी किया, उस उत्साह में के देखते हुए ये अभी तक लगभग 50 लाख युवा इसको विजिट कर चुके हैं। और ये जो फॉर्म है, जो सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया कभी क्लिष्ट थी, फिर भी 5 लाख से ऊपर बच्चों ने उस फॉर्म को भरा और अपनी उसमें उन्होंने बताया कि किस परीक्षा में वो तैयारी करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो जिनका हमेशा उद्देश्य लोक कल्याण रहा है, उन्होंने जो कोरोना के समय पूरे विश्व स्तर पे जिस तरह की मायूसी आ गई थी, जिस तरह से सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़ गए थे और बच्चों को कोई दिशा नहीं मिल रही थी, उस समय आपने न केवल जैसे कोटा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जो पढ़ने वाले बच्चे जो वापस आ गए थे, उनको दिशा नहीं मिल रही थी, उनको दिशा देने के लिए, और जो काफी दूर अंचल में ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा रह रहे हैं, उनके लिए आपने एक बहुत ही सार्थक और प्रभावशाली योजना जो आपने चालू की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आश्वासन देना चाहेंगे सर कि सभी अधिकारी, सभी मंडलायुक्त आपके जो आपकी इच्छा है उसमें हम लोग खरे उतरेंगे। हम लोग दिन रात मेहनत करके ये योजना को सफल बनाएंगे सर। इसमें बहुत ही कम समय में इतने बड़े स्तर पे ऑनलाइन एग्जाम भी हो गया सर, और उसके परिणाम आने के बाद सभी लोग कल से क्लासेस आपके मार्गदर्शन में सभी अटेंड भी करेंगे। इसके लिए हम लोग सभी तैयारी कर चुके हैं सर। माननीय मंत्री, समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में यहाँ पे आए और अपने आशीर्वचन दिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपने भी बहुत विस्तृत में बताया कि किस प्रकार विभाग में, अन्य विभागों में भी ई लर्निंग पे काफ़ी मटेरियल राज्य सरकार की तरफ से उस पर अपलोड किए गए हैं, जिसका हम लोगों ने अपने अभ्युदय वेबसाइट पे भी डाला है। उसका लाभ सभी युवा उसका उठाएंगे। माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री जी.एस. धर्मेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर S.C. वर्मा जो काफ़ी बच्चों के बीच जाने माने प्रोफेसर हैं, उनके किताब बहुत ही पॉपुलर है और हम लोगों ने शायद सभी जो IIT किए हैं उन्होंने इनकी किताब को जरूर पढ़ा होगा। उनको वो अपने व्यस्त समय में, आज उनको दूसरे जगह जाना था पटना विश्वविद्यालय में, उसको निरस्त करके यहाँ पे युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो योजना चालू हुई उसमें सम्मिलित होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य सचिव महोदय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन हम लोग को मिलते रहते हैं। बाकी सभी हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, DGP साहब, हमारे PCCF के प्रधान, हमारे अपर मुख्य सचिव नियुक्ति संजय प्रसाद सर, बाकी IG, बाकी सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, वेंकटेश्वर लू सर,
और जो युवा छात्र छात्राएं हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, हम लोगों ने सभी कल से ही फोन किया था, आपसे वार्तालाप हुई और आप इतने कम समय में यहाँ पे आ गए और इसमें सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मस्तूर इसी आशीर्वाद के साथ अब ये आयोजन संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन का। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.